हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमेजी नट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो कुछ लोगों का कमेंट्स आया है कि ग्राउंडेड थ्योरी को मैम इंग्लिश में बता दीजिए। तो ग्राउंडेड थ्योरी को इंग्लिश में ग्राउंडेड थ्योरी ही बोलते हैं, ये इंग्लिश वर्ड ही है ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। उसको जो हिंदी में बोलते हैं वो होता है प्रदत्त आधारित शोध, ठीक है। हिंदी में इसका नेम है प्रदत्त आधारित शोध, ठीक है। और इसको इंग्लिश में ग्राउंडेड रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि इसमें हम जो भी हमारी समाज से रिलेटेड सामाजिक प्रॉब्लम होती हैं, जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम होती हैं, जब कभी भी हम उन प्रॉब्लम पर रिसर्च करने जाते हैं तो वहाँ पर हम ग्राउंडेड थ्योरी का यूज करते हैं, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम के लिए हम ग्राउंडेड रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हमको बात करना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, हमारा यूनिट 6 चल रहा है। यूनिट 6 में पार्ट डी चल रहा है, ठीक है। तो पार्ट डी में अब इसके बाद जो आपका है यहाँ पे विवरणात्मक शोध, ठीक है। विवरणात्मक शोध को इंग्लिश में नरेटिव रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेटिव रिसर्च, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं विवरणात्मक शोध, ठीक है। विवरणात्मक शोध। देखिए, हमेशा की तरह जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठती हूँ बाहर साउंड चालू हो जाता है, और अभी अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना किया है और बाहर साउंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स कमेंट्स में बोलते हैं कि मैम उसको आप मना कर दीजिए। मैंने उसको एक बार मना किया है बट एग्री नहीं है। वो बोलता है मैं अपने घर में बजा रहा हूँ, आपके घर में नहीं बजा रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग को पढ़ाई से मतलब है, तो मेरी वॉइस साउंड से ज़्यादा आपके पास आ रही होगी, ठीक है। तो उस पर आप मत जाइएगा, क्योंकि वो साउंड सारे दिन रहता है, ठीक है। तो इसका कोई वो नहीं है, बस नहीं दीजिए, आप उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो विवरणात्मक शोध, तो इसको नरेटिव रिसर्च कहते हैं, और ये भी गुणात्मक शोध ही है, ठीक है। यहाँ पर भी हम गुणात्मक तरीके से ही रिसर्च करते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो क्वालिटेटिव तरीके से करते हैं, क्वांटिटेटिव तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक डाउट अभी क्लियर कर दूँ आप लोगों का कि जो विवरणात्मक शोध और व्याख्यात्मक शोध, वर्णात्मक शोध, सॉरी वर्णात्मक शोध, वर्णात्मक शोध, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। इन दोनों में आपको डाउट हो सकता है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। जो वर्णात्मक शोध होता है, डिस्क्रिप्टिव शोध होता है, यहाँ पर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। केवल हमारा यहाँ पे ना कोई सिद्धांत बनाना होता है, ना किसी भी प्रॉब्लम को दूर करना होता है, ना किसी समस्या का समाधान निकालना होता है। केवल हमारा यहाँ पे जो होता है रिसर्च का मतलब होता है वर्णन करना, कि जैसे मैं आपसे बोलूँ ये क्या है, तो आप इस चीज़ को कह देंगे ये मार्कर है, ठीक है, एक क्या है। तो जो वर्णात्मक शोध होता है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, वो केवल क्या है की बात करता है, ठीक है। लेकिन जो विवरणात्मक शोध होता है, विवरणात्मक नरेटिव रिसर्च होता है, इसमें होता क्या है, टू नरेट, ठीक है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य को हम क्या करते हैं, विवरण करते हैं, एक स्टोरी फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक स्टोरी तरीके से। जैसे मैं इसमें मेरे ऊपर कोई रिसर्च चल रही है, ठीक है, तो मैं जब आपको अपने बारे में बताऊं, ठीक है, तो आप इसको स्टोरी के तरीके से, जैसे इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, जैसे जीवन परिचय हो गया आपका, किसी का जीवन परिचय हो गया, डायरी हो गई, आत्मकथा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो स्वयं बताता है, ठीक है। तो इसमें जो है, जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, विवरणात्मक शोध की बात कर रहे हैं, नरेटिव की, ठीक है। तो इसमें और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्णनात्मक शोध क्या होता है, केवल क्या है की बात करता है, कि क्या है, ठीक है, वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या है, ठीक है। लेकिन विवरणात्मक शोध में, नरेटिव रिसर्च में क्या होता है कि शुरू से अंत तक इसमें हम
शुरुआत की स्थिति भी देखते हैं, मिडिल की भी देखते हैं और एंड की भी, अंत की भी स्थिति देखते हैं, ठीक है। तो तब उस पर जाके किसी भी तथ्य पर या किसी भी वस्तु पर या किसी भी व्यक्ति पर हम रिसर्च करते हैं और उसकी पूरी कहानी को एक स्टोरी फॉर्म में जब हम पेश करते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, तो इसको हम नरेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे उस व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया जीवन परिचय, ठीक है, या किसी व्यक्ति ने उसका जीवन परिचय लिखा। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे पूछा मेरे जीवन की स्टोरी, ठीक है, तो मैंने आपको बताई। अब आपने उसको कोई किताब छाप दी तो उसमें आपने क्या किया, आपने कुछ शब्दों का भी यूज किया और एक उसमें कुछ अट्रैक्शन भी डाला, ठीक है, कि जो चीज़ें हों वो थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे। तो आपने अपने जो आपके पास साहित्यिक जो ज्ञान है उसका भी आपने यूज किया, तो एक उसको स्टोरी के रूप में बना दिया, तो उसको हम कहते हैं नरेटिव रिसर्च, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्णनात्मक शोध में और विवरणात्मक शोध में क्या अंतर है, ठीक है। इन दोनों में हो सकता है आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो किसी से पूछ कर नहीं करते, स्वयं वो व्यक्ति बताने वाला होता है, स्वयं वो व्यक्ति अपने बारे में बताता है। तो हम उसी तरीके से प्राथमिक आंकड़े, ठीक है, प्राइमरी सोर्स के हिसाब से, ठीक है। प्राइमरी सोर्स यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स के द्वारा नहीं हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स हम आपको बता चुके हैं कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों में जब व्यक्ति स्वयं अपने द्वारा बताता है, ठीक है, जो व्यक्ति के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस घटना के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, हमने स्वयं वहाँ देखा है, ठीक है, या जो व्यक्तियों ने देखा है हम उसी से पूछ रहे हैं, ठीक है। या अब किसी के व्यक्ति के बारे में आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं तो स्वयं आप हमसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी से आपने हमारे बारे में पूछ लिया तो उसने कुछ और बता दिया, तो किसी और से नहीं, स्वयं हमारे बारे में, ठीक है। या मैं स्वयं डायरी लिखती हूँ तो आपने मेरी डायरी को देख लिया, ठीक है। या मेरे फैमिली में आके, मेरे घर में आके आपने खुद आके देख लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया। तो इसमें जो होता है इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी घटना के बारे में स्वयं उस व्यक्ति से जानकारी करते हैं, फिर उसको एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में बनाते हैं, तो उसी को हम नरेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य पॉइंट होता है ये होता है कि हमको एक कहानी के रूप में तैयार करना होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा बता दें कि इसमें क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपको बताया, फिर आपको क्या बताया, फिर आपको क्या बताया, तो आपको एक सीक्वेंसी का याद रखना होगा कि प्रेजेंट में जो हम आपको घटना बता रहे हैं वो प्रेजेंट की है कि पास्ट की है, ठीक है। तो उसका भी आपको याद रखना होगा कि ये कब घटित हुई, ये कब हुए, तो कौन कौन सा इंसिडेंट कब हुआ हमारे साथ, उस सब को भी आपको यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से रखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बता दिया, मैंने ये किया फिर बता दिया ये किया, तो इसको भी आपको लाइन से, एक सीक्वेंस से लगाना होगा कि कौन सी घटना कब घटित हुई और कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में कब हुई। और एक जो हमारा लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है, जो हमारा व्यक्तिगत स्वयं जीवन का जो अनुभव है उसको भी हम इस नरेटिव रिसर्च में शामिल करते हैं, ठीक है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, दूसरा एक पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि जो व्यक्ति हमको कहानी बता रहा है, जो व्यक्ति अपनी स्टोरी बता रहा है, उसको हम केवल उसी के शब्दों में नहीं लिखते हैं, उसमें अपने शब्दों को जोड़ते हैं, अपनी साहित्यिक शैली को जोड़ते हैं और उसको एक अट्रैक्शन तरीके से, एक आकर्षक तरीके से स्टोरी के रूप में बनाकर तैयार करते हैं, जिसको हम नरेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि वो जो व्यक्ति स्टोरी बता रहा है उसको भी हमको थोड़ा सा जाँच पड़ताल करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अपने जीवन की पूरी झूठी ही स्टोरी बता रहा हो, उसमें रियलिटी कुछ हो ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो हमको ये ध्यान रखना होता है, ये सोचना होता है, देखना होता है कि जो व्यक्ति अपनी स्टोरी बता रहा है वो है क्या और वास्तविक स्टोरी क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी फिर हम उसके फैमिली से भी पूछते हैं और उसके जो फैमिली के अटैचमेंट लोग हैं उनको भी देखते हैं। यदि वो व्यक्ति डायरी लिखता है तो हम उसकी डायरी को चेक करते हैं, उसके माता पिता से, जो उसके रिलेशन के लोग होते हैं उनसे भी मिलते हैं
सच्चाई हासिल करते हैं। और एक चीज़ एक और उसमें हमको ध्यान देना पड़ता है कि जो वो व्यक्ति हमको बताना चाह रहा है क्या हम उसी तरीके से उस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, जो व्यक्ति जिस तरीके से अपनी बात को कहना चाहता है ठीक हम उसी तरीके से उस बात को समझें और एक स्टोरी के रूप में उसको लिखें। ठीक है, तो नैरेटिव रिसर्च इसको भी कहते हैं। ठीक है, और विवरणात्मक शोध को एक रियल वर्ड मेजर्स भी कहते हैं। ठीक है, रियल वर्ड मेजर क्या, इसमें जो हमारे रियल शब्द होते हैं उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हम यूज करते हैं, इसीलिए इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम भी कहते हैं। रियल वर्ड मेजर को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति कहानी जो व्यक्ति स्टोरी बताता है वो अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम जो घटनाएं उसके साथ हुई हैं, जो चीज़ें उसके साथ घटित हुई हैं उनको बताता है, जो उसकी समस्याएं आई हैं उसके जीवन में और जिन से वो निकला हुआ है उसको बताता है, इसलिए इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम भी कहते हैं विवरणात्मक शोध को। तो इसीलिए इसको मतलब बहुत बड़े तरीके से और इसमें जो एक मेन पॉइंट ये भी होता है कि जो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट आप सभी लोगों का मालूम होगा कि जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होता है प्रॉब्लम। ठीक है, इसको प्रॉब्लम को टॉपिक भी कहते हैं, समस्या भी कहते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। जब कभी भी हम रिसर्च करने जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई समस्या होगी, कोई ना कोई टॉपिक होगा, तभी तो हम रिसर्च करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या होगी, मतलब कि यदि हम एजुकेशन फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी वो एजुकेशन से रिलेटेड होगी। यदि हम मैनेजमेंट फील्ड से रिसर्च करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। अब हम जो दूसरा करेंगे, जो इसमें डेटा का कलेक्शन करेंगे, तो इसमें डेटा हमारा जब तक कि हमारा पूरा वो हो नहीं जाता है, जब तक कि हम इसमें डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो नैरेटिव रिसर्च का मेन यूज होता है वो कहाँ होता है, जब कभी भी हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में स्पेशल रूप से उसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसी चीज़ में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम नैरेटिव रिसर्च का यूज करते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जाँच पड़ताल करना चाहते हैं, तो उसको हम नैरेटिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा होता है प्रॉब्लम, यानी मतलब हमको अपनी समस्या को चुनना कि समस्या हम क्या ले रहे हैं। तो आपको बता चुके हैं एजुकेशन की फील्ड से होगी तो एजुकेशन की समस्या होगी, और मैनेजमेंट के रूप में होगी तो मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारी समस्या होगी, किसी भी रूप में होगी, लेकिन प्रॉब्लम सबसे पहले। इसके बाद दूसरा जो हमारा काम होगा, हमको एक ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना होगा जो हमारे पर्पज़ है, जो हमारा पर्पज़ है, जो हमारा उद्देश्य है रिसर्च करने का, उसके बारे में हमको टोटली जानकारी दे सके। जैसे मान लीजिए हमको किसी व्यक्ति के बारे ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, यानी किसी इंडिविजुअल के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमको उस व्यक्ति के बारे में जो बिल्कुल सही जानकारी दे सके, हम ऐसे व्यक्ति को अपने रिसर्च में शामिल करेंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को या डायरेक्टली उसी व्यक्ति से पूछेंगे, या डायरेक्टली यदि वो व्यक्ति है तो हम उसी व्यक्ति के पास चले जाएंगे। यदि वो व्यक्ति नहीं है तो जो व्यक्ति उससे बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होगा या जिस व्यक्ति ने उसको देखा होगा, उस व्यक्ति को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने रिसर्च में शामिल करेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा उद्देश्य हमारा यही होता है कि ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करना जो हमारे प्रॉब्लम के बारे में, हमको टॉपिक के बारे में जानकारी दे सके। ठीक है, अब जानकारी के भी कई तरीके होते हैं। ठीक है, जानकारी कैसे देगा वो हमको, या तो हम उसके घर जाएंगे, ठीक है, या हम उस फील्ड में जाएंगे जहाँ पर हमको रिसर्च करना है, जहाँ की नॉलेज चाहिए हमको, या किसी व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं तो उसके फैमिली से मिलेंगे, उसके परिवार की फ़ोटो देखेंगे, उसकी कुछ डायरियाँ होंगी, उसकी फ़ोटो से भी हमको कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। ठीक है, यदि वो व्यक्ति डायरी लिखता होगा तो उसकी डायरी होगी। तो कई तरीके से हम क्या कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या हो गया, ऐसे व्यक्ति को हमने देख लिया जो हमारे उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमको जानकारी दे सके। ठीक है, अब तीसरा इसमें क्या होगा, तीसरा कि अब हम उस व्यक्ति से जानकारी लेंगे और उसके जो एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, डायरेक्टली उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जिसके बारे पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक
ठीक है। तो उस व्यक्ति से हम मिलेंगे, उससे जानकारी लेंगे, जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, उसने अपने लाइफ टाइम में क्या क्या किया, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे, ठीक है। तो हम उससे पूछेंगे, तो उससे हमको क्या होगा, जानकारी इकट्ठी हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद चौथा जो हमारा होगा वो होगा रीस्टोरी, ठीक है। उसने हमको अपनी सारा जीवन परिचय बता दिया कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, ठीक है। तो सारी जानकारी हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, उसकी कहानी को रीस्टोरी कर देंगे। रीस्टोरी कैसे होगा, उसमें हमने अपने शब्दों को जोड़ दिया, अपना साहित्यिक ज्ञान को भी उसमें लगा दिया, कुछ नए नए शब्दों को जोड़ दिया कि जिससे एक वो स्टोरी यदि कोई दूसरा व्यक्ति पढ़े तो अच्छी लगे। क्योंकि इसका मेन उद्देश्य क्या है, नरेटिव रिसर्च को किसी भी व्यक्ति की, किसी भी तत्व की, घटना की स्टोरी के रूप में पेश करना, ठीक है। तो हमारा चौथा काम क्या हो गया, चौथा जो हमारा स्टेप होगा वो होगा रीस्टोरी करना, ठीक है। तो हम रीस्टोरी कर देंगे उसको, ठीक है। तो अगला 5वां पॉइंट होगा इसमें हमारा, जो हमने व्यक्ति को अपने पर्पज के उद्देश्य से, जिस व्यक्ति से हम जानकारी ले रहे थे, शामिल किया था, ठीक है, जिस पर हम रिसर्च कर रहे थे, तो उसका हम क्या करेंगे, उससे हम इंटरेक्शन रखेंगे, ठीक है, बराबर इंटरेक्शन विद पार्टिसिपेट, जिसको हमने अपनी स्टोरी में शामिल किया है, जिसको हमने अपने रिसर्च के लिए चुना है, तो उससे अभी हम अपना जो इंटरेक्शन होगा वो हटाएंगे नहीं, उससे हम उसके टच में रहेंगे, ठीक है। तब भी जब हम अपना स्टोरी लिख रहे हैं, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस भी उसमें जोड़ रहे हैं और उसके भी जो लाइफ एक्सपीरियंस थे उनको भी हम लिख रहे हैं, तभी भी हम उसको अपने टच में रखेंगे, उससे दूर नहीं जाएंगे। क्योंकि कि कभी अगर हमको फिर से ज़रूरत पड़ जाती है उसकी, तो हम उससे आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है। अब इसमें जो छठवां स्टेप होगा, ये सब इसके क्या है, स्टेप हैं, ठीक है। छठवां स्टेप क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर हमारी जो स्टोरी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट ए स्टोरी, ठीक है। तो जब ये गुणात्मक शोध है तो इसमें जो स्टेप होंगे वो इसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, राइट स्टोरी। अब हमारी जो स्टोरी होगी वो कम्प्लीटली तरीके से लिख चुकी होगी, ठीक है, जो भी हमें उसमें शामिल करने होते हैं। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं ये दिखाने की कि या तो हम उस चीज़ों को विजुअली फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हमने जो आँखों से अपने देखा उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति की लाइफ एक्सपीरियंस को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी होती है वो कम्प्लीटली तरीके से लिख चुकी होती है, ठीक है। और इसमें अपने भी एक्सपीरियंस को हम इसमें शामिल कर देते हैं उस व्यक्ति के साथ साथ। उस व्यक्ति के एक्सपीरियंस को तो जोड़ा ही है, और यहाँ पर हम अपने शब्दों को, अपने ज्ञान को और अपने खुद के एक्सपीरियंस को भी इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो 7वां इसमें स्टेप होता है, 7वां स्टेप इसमें ये होता है कि अब हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी स्टोरी लिखी उसकी वो वैलिड है, और एक्यूरेसी उसकी जांच करते हैं कि जो स्टोरी लिखी वो कितनी सही है, ऐसा तो नहीं है वो फेक हो बिल्कुल से भी। तो उसकी वैलिडिटी को और उसकी एक्यूरेसी को हम जांच करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 7 स्टेप माने गए हैं विवरणात्मक शोध के, कितनी जो स्टोरी लिखी वो कितनी वैलिड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताया कि हम जहाँ पर भी रिसर्च करना चाहते हैं, जिस घटना को रिसर्च करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको प्रॉब्लम में लेंगे। इसके बाद अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्प कर सकता है, जो हमें अपनी स्टोरी बता सकता है, उसका चुनाव कर लेंगे, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे कि फिर हम उस व्यक्ति से क्या करेंगे, आंकड़े इकट्ठे, ठीक है, आंकड़े इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि वो अपनी पूरी स्टोरी हमको बताएगा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएगा, ठीक है। चौथा काम क्या करेंगे, उसको रिस्टोरी करेंगे, उसने जो हमें बताया अब उसमें हम अपने शब्दों को जोड़कर, अपने नॉलेज को जोड़कर उसको रिस्टोरी कर देंगे। और 5वां स्टेप क्या होगा, 5वें स्टेप में हम क्या करेंगे कि उस व्यक्ति से अपना इंटरेक्शन हटाएंगे नहीं, उसको अभी हम जोड़े रखेंगे, ठीक है। और जो 6वां स्टेप होगा, 6वें स्टेप में अपनी स्टोरी को हम कम्प्लीटली तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, लिख गई होती है। और 7वें स्टेप में हम उसको ये देख लेते हैं कि हमारी स्टोरी वैलिड है, एक्यूरेसी है उसमें कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ कि नरेटिव रिसर्च आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम बताएं इसमें क्या होता है। देखो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें आपकी बायोग्राफी, जीवन परिचय आ जाएंगे, डायरियाँ आ जाएंगी, पूरी लाइफ स्टोरी आ जाएगी, लाइफ राइटिंग आ जाएगी, ड्रामा आ जाएगा, ये सब चीज़ें नरेटिव रिसर्च के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं नरेटिव रिसर्च की विशेषताएँ कौन सी होती हैं, ठीक है। विशेषताएँ कौन कौन सी होंगी।
तो विशेषताएं इसमें क्या होंगी? विशेषताएं में सबसे पहले तो इसमें व्यक्ति के एक्सपीरियंस पर, व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया जाता है। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति के स्पेशल रूप से किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहते हैं तो नरेटिव रिसर्च का यूज करते हैं। और उस व्यक्ति के सेल्फ एक्सपीरियंस पे भी जोर दिया जाता है, ठीक है। उसके जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उसको हमको ध्यान में देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, मान लीजिए क्रमबद्धता हो गई। जो विशेषताएं हैं इसकी क्या है? क्रमबद्धता का हमको ध्यान देना पड़ता है कि जो व्यक्ति हमको अपनी स्टोरी बता रहा है उसके लाइफ में जो जो घटनाएं घटी हैं, जो जो तथ्य हुए हैं, जो जो उसके जीवन में प्रॉब्लम आई हैं, उनको हम एक सीक्वेंस ही तरीके से, कैसे एक सीक्वेंस से पेश करें कि जो घटनाएं उसकी प्रेजेंट में हुई हैं वो प्रेजेंट में दिखाएं, जो घटनाएं पास्ट में हुई हैं वो पास्ट में दिखाएं, ठीक है। तो एक क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखें, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति की पूरी कहानी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कैसे कि जो यदि हम किसी घटना की बात कर रहे हैं, किसी घटना के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उस घटना के बारे में शुरू से लेके, शुरुआत से, मिडिल से और एंड से, ठीक है, तीनों चीज़ों की इसमें हम दिखाते हैं, बात करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको भी हम शुरुआत से, मिडिल से और लास्ट के बारे में दिखाएंगे। तो ये इसकी क्या हो जाती है? विशेषताएं हो जाती हैं। इन्हीं चीज़ों पर हमको ध्यान देना होता है, ठीक है, ठीक है। तो और व्यक्ति की जो हम स्टोरी ले रहे हैं तो उस जिस व्यक्ति के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उस व्यक्ति से कितने लोग आपस में कनेक्टेड थे, कौन कौन लोगों को हमने अपनी रिसर्च में शामिल किया, उन लोगों का आपस में क्या कनेक्शन था, इस चीज़ को भी दिखाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है री स्टोरी, मतलब कि जो व्यक्ति ने हमको अपने बारे में बताया, जो किसी व्यक्ति ने या किसी घटना के बारे में बताया, तो उस घटना को, उस व्यक्ति की इस कहानी को हम अपने शब्दों में लिखते हैं, उसी के शब्दों में नहीं लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं। इसी को विवरणात्मक शोध और नरेटिव रिसर्च कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। और इसकी जो कमियां होती हैं इस रिसर्च की, वो कमियां ये होती हैं कि फेक डाटा की गुंजाइश रहती है, ठीक है। मान लीजिए आप मुझसे आए, मेरे से पूछा कि मैं आपको बोल दूं कि अपने बारे में बहुत कुछ लंबा चौड़ा आपको बता दूं कि मैंने ऐसा किया है, मैं ये हूँ, मैंने वो काम किए हैं, तो इस फेक डाटा की गुंजाइश रहती है। तो ये इसकी कमियां हैं। क्योंकि और दूसरी कमी ये है कि ये केवल दो लोगों पर डिपेंड करती है, एक तो रिसर्चर पर डिपेंड करती है और दूसरा जो पार्टिसिपेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए ये कमियाँ हैं इसकी। और जो तीसरा स्टेप होता है ये होता है कि आप मुझसे जो बात पूछ रहे हैं, रिसर्चर, शोधकर्ता जो पार्टिसिपेट से बात कर रहा है वो उसकी बात अच्छे तरीके से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को नरेटिव रिसर्च समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम अपना बात करेंगे केस स्टडी की, ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैंने सोचा है कि अब जो वीडियो बनाऊंगी मैं थोड़ा छोटे बनाऊंगी। पहले के वीडियो मेरे बहुत लंबे लंबे होते थे तो स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम लगता था देखने में, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को कवर करते हुए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हों तो आप मुझको भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और मैं तो देखती ही हूँ। अभी मुझको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको करा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।